हाँ, तो अब देखिए इसमें अ, हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। पहले पहले कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ और फिर शीट में से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अभी शुरुआत है, ये पहला डीपीपी है जिसमें केवल सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला असाइनमेंट में दूंगा जिसमें सेंटर ऑफ मास के मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जिसमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास या एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास या शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले इसमें स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट जैसे रिंग है, डिस्क है, रॉड है ना, ये सिलेंडर है, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कोन वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कुछ के तो आप देख के ही समझ जाओगे, है ना, कुछ के आप देख के समझ जाओगे और कुछ एक के आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे रॉड है या ये जितने भी हैं, तो इनमें सब में सिमेट्री का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रॉड की। जब हम कह रहे हैं रॉड, तो रॉड का मतलब होता है कि लीनियर डायमेंशन हो, उसकी जो मोटाई है या थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है, यानी वन डायमेंशन ही है सिग्निफिकेंट, बाकी की जो डायमेंशन है लेंथ विड्थ हाइट वगैरह वो नेग्लिजिबल है। तो इसका जो सेंट्रल मास होगा वो बीचों बीच में आएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर ये लेंथ एल है मान के चलिए, तो एक एंड से ये L/2, ये सेंटर मास की लोकेशन। दूसरा रिंग, और रिंग के साथ साथ डिस्क भी ले लेते हैं, क्योंकि रिंग और डिस्क दोनों के लिए लोकेशन जो होगी वो कहाँ होगी, सेंटर मास पे, सेंटर पे सॉरी। अब ये सिमेट्री आप देख सकते हैं, कोई भी लाइन अगर हम ऐसे खींचते हैं डायमीटर के अलोंग, तो ये लाइन इसे दो हाफ में डिवाइड करेगी। ऐसे ही इधर से अगर हम खींच लें तो इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी। तो ये लाइन पर ही होता है सेंटर ऑफ मास। आगे के लिए भी बता रहा हूँ, कोई भी लाइन अगर आप ऐसी लाइन या प्लेन ऐसा फाइंड कर पाते हैं जिसके अबाउट सिमेट्री हो, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा उसी प्लेन में होगा या उसी लाइन पे होगा। तो जैसे यहाँ पर एक लाइन मैंने डायमीटर के अलोंग ऐसे खींची, दूसरी डायमीटर के अलोंग ऐसे खींची, तो इन दोनों लाइन पे होगा, यानी कॉमन पॉइंट ये हो जाएगा, दैट इज सेंटर, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है रेडियस आर के बराबर इधर से, तो रिंग हो या डिस्क हो दोनों के लिए सही है। इसी तरह से तीसरा स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट और फ्रेम। अब देखिए फ्रेम और प्लेट में अंतर समझ में आना चाहिए। फ्रेम और प्लेट में वही अंतर है जो रिंग और डिस्क में है। ठीक है, रिंग में क्या होता है, मास केवल सरकमफ्रेंस पे होता है और डिस्क में पूरे में बिखरा होगा, पूरे एरिया में। इसी तरह से प्लेट का मतलब पूरे एरिया में और फ्रेम का मतलब केवल किनारों पे, उसके किनारों पे। जैसे होता है ना फोटो फ्रेम। ठीक है, जब फोटो लगा दोगे तो वो प्लेट टाइप का बन जाएगा, समझ गए होगे आई थिंक। तो इसमें भी जो सेंटर मास होगा वो सेंटर पे ही होगा। और ऐसे बहुत सारी लाइन आप खींच सकते हैं, जैसे कि एक तो ये हो गई डायगोनल के अलोंग सिमेट्री है, और एक ये हो गई डायगोनल के अलोंग सिमेट्री है, तो सेंटर मास यही आ जाएगा। आप चाहो तो ऐसे भी खींच सकते थे, आप चाहो ऐसे भी खींच सकते थे, तो सिमेट्री वाली लाइन जो होगी वहीं पे होगा, तो सेंटर मास यहाँ बीच में आ गया। मान के चलिए ये लेंथ एल है और ये लेंथ भी एल है। ठीक है, तो सेंटर मास इधर से L/2 और इधर से भी L/2 के डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, स्क्वायर प्लेट या फ्रेम तीसरा। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ, फोर्थ है आपका रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर प्लेट और या फिर फ्रेम। तो वही प्लेट और फ्रेम का अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें रेक्टेंगुलर प्लेट या फ्रेम में ये ऐसे है, इसकी जो लेंथ है ये L और विड्थ B। ठीक है, अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये रेगुलर ऑब्जेक्ट के लिए है। ये हम जो पढ़ रहे हैं ये रेगुलर ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब है कि इसकी जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है ना।
तो सिमेट्री है डायगोनल के अबाउट, ये डायगोनल इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। इसी तरह से ये डायगोनल इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, ये और ये और ये। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये जो पॉइंट है दैट इज सेंटर ऑफ मास। अब ये L है तो ये कितना हो जाएगा, L/2, और ये अगर B है तो ये B/2। ठीक है, L/2 और B/2। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद फिफ्थ में आ जाते हैं, सिलेंडर। और सिलेंडर में दो पॉसिबिलिटी है, सॉलिड या हॉलो। दोनों के लिए ये वैलिड है, हॉलो हो या सॉलिड हो। तो ये ठीक है, ये सिलेंडर है, तो ये जो लाइन है, ये लाइन हो या मैं कहूँ यहाँ से एक प्लेन जा रहा है जो इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, दो इक्वल हाफ में क्या करता है, डिवाइड। ठीक है, तो इसी लाइन पे आएगा और वो यहाँ आ जाएगा बीचों बीच में। बीचों बीच से मेरा मतलब है कि यहाँ इसकी हाइट अगर h है और इधर ये रेडियस इसकी r है, तो ये यहाँ से ऊपर से या नीचे से h/2 पर और इसकी एक्सिस पे होगा, चाहे सॉलिड हो या फिर हॉलो हो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिफ्थ के बाद सिक्स्थ में हॉलो या फिर सॉलिड, स्फीयर, स्फीयर मतलब गोला, खोखला हो या फिर सॉलिड हो, ठोस हो, तो उसमें भी सेंटर ऑफ मास सिमेट्री है। यहां से एक ये डायमीटर हो गया, यहां से एक प्लेन गुजार दो और एक प्लेन यहां से गुजार दो, है ना। तो ये इसको दो सिमेट्रिकल हाफ में डिवाइड करेगा, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा बीचों बीच में, सेंटर पे। ये सॉलिड और हॉलो। तो ये तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनका आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉमन सेंस से ही बता लोगे। जैसे रॉड है, रिंग या डिस्क है, स्क्वायर प्लेट या फ्रेम है, रेक्टेंगुलर प्लेट या फ्रेम है, सॉलिड हॉलो सिलेंडर है ना। सिक्स वाला ये तो कॉमन ऑब्जेक्ट है, इनका अलग से याद नहीं करना है आपको। मेरे ख्याल से ऐसे ही पढ़ोगे, सोचोगे, तुरंत बता दोगे। लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट है जिनका आपको याद करना पड़ेगा, वो अब इसके बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले इतना नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो अभी इसका। ठीक है, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए इसके बाद तो अब इसके बाद देखिए सेवंथ में सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग ये है, यानी रिंग को आधे में बांट दिया, आधे में डिवाइड कर दिया, ये सेमी सर्कुलर रिंग है। ठीक है, और ध्यान रहे केवल यही है, ये नहीं है। यहाँ पे रिंग है ना, तो यहाँ पे मैं सॉलिड लाइन नहीं बना रहा हूँ बल्कि डॉटेड में बना रहा हूँ, यानी यहाँ पे वायर नहीं तो फिर बदल जाएगा आंसर, ध्यान रखना। ठीक है, और इसी में इसी के जैसा ये है सेमी सर्कुलर डिस्क। ठीक है, सेमी सर्कुलर डिस्क में ये होगा यहाँ पे, क्योंकि डिस्क है ना, पूरे में मास है, पूरे में मास है ना। तो अब सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई कि सेंटर ऑफ मास जो होता है वो लाइन ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री में होगा। तो लाइन ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें अगर हम देखें तो बीच में से दो पार्ट कर देगा,
ऐसे, ठीक है। तो इसी लाइन के ऊपर आएगा क्योंकि ये इसको दो हाफ में डिवाइड करेगा। इसी तरह से ये यहाँ पर ये इसे दो पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसी लाइन पे आएगा और आप देखिए यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि सेंटर मास उस तरफ होता है जहां ज्यादा मास होता है। तो सेंटर के नीचे तो मास है ही नहीं, ऊपर ही है। तो सेंटर मास थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ पे होता है, ये सेंटर मास, ये इसकी रेडियस आर है। ये बात ध्यान रखने की है कि ये लाइन यहाँ पे मास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस जगह, केवल मास यहाँ पे। अगर यहाँ पे वायर बना लोगे ना तो फिर क्वेश्चन बदल जाएगा, क्वेश्चन बदल जाएगा। फिर आपको ट्रीट करना पड़ेगा एक ये सेमी सर्कुलर रिंग और ये एक वायर हो गया, एक रॉड हो गई। तो फिर वायर और रॉड के सिस्टम का आपको निकालना पड़ेगा, ये अलग सवाल बन जाएगा, ध्यान रखना। ऐसे ही सेमी सर्कुलर डिस्क इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो इस लाइन पे ही आएगा और पूरा मास ऊपर ही है। तो सेंटर मास यहाँ आएगा, ये सेंटर मास हो गया, ये इसकी रेडियस है आर, ठीक है। तो इसका जो सेंटर मास होता है ये यहाँ पर इतनी हाइट पे होता है और इसका फॉर्मूला है 2r अपॉन पाई, पाई वही वाला 3.14 वाला। और ये यहाँ पर ये 4r अपॉन 3 पाई, ठीक है। ये 2r अपॉन पाई और ये 4r अपॉन 3 पाई, ये आपको दोनों याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इस पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको आगे बढ़ते हैं। इसमें और जो केस आते हैं वो है, अगर मान के चलिए ये तो सेमी सर्कुलर और सेमी सर्कुलर रिंग और डिस्क का केस हो गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो सेमी सर्कुलर ना होके उसका कोई पार्ट हो सर्किल का, ठीक है। तो अब इसमें अगर कोई पार्ट है, जैसे अगला 9th वाला, कभी कभी इसकी भी जरूरत पड़ जाती है, याद रख सकते हो। तो ये है आपका इसको हम बोलेंगे सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क। आर्क का मतलब टुकड़ा, सर्किल का टुकड़ा, ठीक है। तो अब ये जैसे सर्किल है और ये एंगल थीटा, ये इसकी रेडियस आर है, इतना ही है मास यहाँ पे, ये थीटा एंगल है, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, ये थीटा टोटल एंगल लिया है, तो या तो आप एक साइड का थीटा ले लो, इधर भी थीटा और इधर भी थीटा, यानी दोनों का मिला के टोटल एंगल 2 थीटा हो गया। तो इसका सेंटर मास, ये लाइन जो आप देख रहे हो, ये इसे दो हाफ में डिवाइड करेगी। तो सेंटर मास जो होगा वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो सेंटर मास की लोकेशन जो होती है, यहाँ से जो डिस्टेंस है ये, तो ये जो डिस्टेंस है लेट मी से x है अभी। तो x की जो वैल्यू होती है, इसका फॉर्मूला होता है r साइन थीटा अपॉन थीटा। अब ये जो है ना r साइन थीटा अपॉन थीटा, तो यहाँ थीटा आप डिग्री में रखो, रेडियन में रखो, चलेगा। लेकिन नीचे जो थीटा है अकेला है, मैंने बताया ना साइन कॉस के बिना आता है, पहले भी कई बार बता चुका हूँ। अब जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं वो भी मेरी बात ध्यान से सुन लें कि अकेला थीटा जब आता है तो यानी अकेले से मतलब उसके साथ में साइन कॉस टेन ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो ना हो, तो फिर उसको रेडियन में ही रखा जाता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। कैमरा गड़बड़ हो गया ओके। ठीक है, तो देखिए ये आपका r साइन थीटा अपॉन थीटा, ठीक है। अब इससे आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला निकाल सकते हो, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। कैसे, आप बताइए। ये सेमी सर्किल है तो टोटल एंगल कितना हो गया 180, टोटल एंगल 180 हो गया। तो आप ध्यान रखें ये 2 थीटा है और 2 थीटा में से थीटा लिया है, आधा लिया है, यानी तो इधर अगर 180 होगा, समझो अगर इधर 180 होगा तो उसका आधा कितना होगा 90, और 90 का मतलब होता है पाई बाई 2। रेडियन में 90 को क्या लिखते हैं पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका r साइन थीटा यानी पाई बाई 2 और डिवाइडेड बाई पाई बाई 2। तो साइन 90 तो आप जानते हो 1 होता है और पाई बाई 2 का 2 ऊपर आ गया, तो ये 2r अपॉन पाई, ये आ गया।
ठीक है, आई होप के समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप किसी भी एंगल के लिए निकाल सकते हैं, जैसे 60 डिग्री हो तो ध्यान बस ये रखना है कि इसमें एंगल टोटल का आधा लिया है मैंने, टोटल का आधा लिया है, इस बात का ध्यान रखना, ये भूल जाओगे आप जल्दी में। क्या करोगे, टोटल एंगल को ही यहाँ पे रख दोगे, ध्यान रखना टोटल नहीं है, टोटल का आधा है। या फिर एक तरीका है कि यहाँ पे टोटल एंगल थीटा ले और यहाँ θ/2 और θ/2 कर ले, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि टोटल एंगल ले और टोटल एंगल का आधा कर ले। ठीक है, इसी तरह से इसमें ये जो सेमी सर्कुलर डिस्क है, इसमें डिस्क का, पूरी डिस्क का एक पार्ट, उसको सेक्टर कहते हैं। ठीक है, सेक्टर, सर्कुलर प्लेट, ठीक है, या सेक्टर। तो 10th में ये सेक्टर ऑफ सर्किल, सेक्टर ऑफ प्लेट या सर्कुलर प्लेट, सेक्टर ऑफ सर्कुलर प्लेट, तो ये इसी तरह का दिखाई देगा। और इसमें वही टोटल एंगल 2θ है, टोटल एंगल 2θ है, तो इधर थीटा और इधर भी थीटा, और सेंटर मास इसी लाइन पे, सिमेट्री वाली लाइन पे ये आर है, यहाँ आएगा। लेट ये यहाँ से सिमेट्री वाली लाइन, ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस एक्स है। ठीक है, तो एक्स की जो वैल्यू आती है वो आर साइन थीटा, ये जो आया था ना ऊपर वाला, यही आएगा। और बस इसमें एक फैक्टर और आ जाता है 2/3 का। क्या आ जाता है, 2/3 का फैक्टर आ जाएगा, यही आएगा सेम। आप चाहो तो अभी इसमें जैसे ये 90 के 180 के लिए निकाला, तो इसी में 2/3 का और मल्टीप्लाई कर देना, तो 2/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 आ जाएगा, है ना। आई होप के समझ में आ गया होगा। कभी कभी थोड़ा टेढ़े सवाल आ जाएंगे तो उसमें ये फॉर्मूले दोनों काम आ जाएंगे, तो मेरी सलाह है आप इनको जरूर याद रखें, बिना इनके काम नहीं चलेगा। ये सब फॉर्मूले पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी 10 फॉर्मूले होंगे, अभी और भी हैं, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें यहां पर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया और दे दूं, ये तो मैं मिटा देता हूं। ये जो फॉर्मूला है, इससे पहले तक 7 से पहले 6 जो फॉर्मूले हमने देखे, उनमें याद नहीं करना था। यहां से शुरुआत होगी 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे करके, उनमें आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसे याद करने का एक तरीका और भी है, इसे याद करने का एक तरीका और भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये आर और पाई है, इसको ध्यान रखो, ये आर है और ये पाई है। ये पता है क्या नजर आ रहा है आपको, ये आदमी है, मोटे पेट का आदमी है। ठीक है, ये आर है और ये पाई है, ध्यान से देखो, आर और पाई को मिला के बना दिए, तो ये गुरुजी हैं, आपके गुरुजी हैं। ठीक है, मान के चलिए। तो अब इसको याद करना है, तो यहां से पाई मतलब पाँव, पाई 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 लागू कहते हैं ना, पाई लागू, यहां से शुरुआत करो पाई लागू से। और ये देखो, यहाँ पे ये 1 है, 1, और ये 2 है, और यहाँ 3 है, और ये 4 है। तो ऐसे याद करो, पैरों से शुरुआत करेंगे, आशीर्वाद लेके, पाई लागू, पाई है, तो 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। ठीक है, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, 1 2 3 4 याद हो जाएगा, और आर अपॉन पाई, ये। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये तो हो गया। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आर अपॉन पाई अलग से आ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं मिटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो अभी स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला 11th। अब देखिए 11th वाले में हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर में सॉलिड, सॉलिड हेमीस्फीयर, यहाँ लिख रहा हूँ सॉलिड, लिख दिया मैंने ऊपर, सॉलिड हेमीस्फीयर। तो एक ये है और एक ये है, और मेरी कोशिश होगी कि अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो अभी के अभी फॉर्मूले याद हो जाए।
साथ ही साथ इस तरह से बताने की कोशिश करूंगा और देखते हैं उसमें कितनी कामयाबी मिलती है। सॉलिड हेमीस्फीयर है और ये हॉलो हेमीस्फीयर है, या आप इसको हेमीस्फेरिकल शेल भी कह सकते हैं। ध्यान रखना ये नीचे से यहां से खुला होगा, ये नहीं कि नीचे से ढक्कन लगा दिया, इसमें सर्कुलर प्लेट लगा दी, नहीं, फिर आंसर बदल जाएगा। ये खुला है मतलब एक स्फीयर था, उसको बीच में से काट दिया हॉलो स्फीयर को, तो ये नीचे से खुला है, अगर नीचे से ढक्कन लगा दोगे तो आंसर बदल जाएगा। वो भी एक सवाल बन जाएगा, वो पूछ लेगा। तो ये जो लाइन मैंने वर्टिकल में खींची है सिमेट्री है, ये इसको दो हाफ में बराबर डिवाइड करेगा, ये दो हाफ में बराबर डिवाइड करेगा, तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे कहीं आएगा, सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे कहीं आएगा। अब मैं आपको बताऊं या एक छोटी सी बात पूछता हूं, दो फॉर्मूले बताता हूं, देखो आपको याद तो आज ही हो जाएगा, उसके साथ छोटे छोटे कंफ्यूजन आएंगे, छोटे छोटे, तो मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो वो छोटे कंफ्यूजन भी अभी खत्म हो जाएंगे। जैसे इनमें से आर रेडियस है, तो एक का सेंटर ऑफ मास होता है 3r/8 की हाइट पे, एक का होता है 3r/8 की हाइट पर, और एक का होता है 4r/8 की हाइट पे। किस पे? एक का 3r/8 और एक का 4r/8। ये मैंने आपको आंसर बताया, ये आपको याद रहने वाला है। अब इसमें कंफ्यूजन होगा कौन सा किसका, तो इसके लिए एक तरीका है और वो मैं आप जी से पूछता हूं, आप मुझे बताओ सोच के कि हॉलो हेमीस्फीयर का सारा मास इसके सरफेस पे होगा, सारा का सारा मास कहां होगा? सरफेस पे। और जबकि सॉलिड में नीचे बेस से लेके ऊपर तक भरा होगा, नीचे बेस से लेके ऊपर तक भरा होगा, तो आपको क्या लगता है किसका सेंटर ऑफ मास बेस के ज्यादा करीब होगा? बेस के ज्यादा करीब होगा, ठीक है। किसका ज्यादा करीब होगा? सॉलिड का, क्योंकि सॉलिड का मास यहां से लेके यहां तक भरा हुआ है सॉलिड का, और हॉलो का केवल सरफेस पे है, हॉलो का केवल सरफेस पे है, तो हॉलो का दूर होगा। तो ये जो डिस्टेंस मैंने लिया है ना, या मेंशन किया है, ये यहां से बेस से मेंशन किया है। तो आपके हिसाब से जब हॉलो का ज्यादा दूर है, सॉलिड का ज्यादा पास है, तो कम वाली वैल्यू दोनों में से कौन सी है आपके हिसाब से? कम वाली 3r/8 है, 3r/8 है ना, तो 3r/8 सॉलिड का हो जाएगा, ऐसे करके आपको याद हो जाएगा, ठीक है, 3r/8। और ये जो है डिस्टेंस, ये 4r/8 होगा, तो 4r/8 को सही में अगर हम लिखेंगे तो r/2 लिखेंगे, वो कंपैरिजन करने के लिए मैंने ऐसे बताया। तो सॉलिड का 3r/8 और हॉलो का r/2 होगा, ठीक है, ये आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, जरूरत तो खैर कम ही पड़ेगी, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे शीट में भी मैंने क्वेश्चन दिए कोन के ऊपर, तो एक है सॉलिड कोन और दूसरा है हॉलो कोन, यही लिख देता हूं, एक सॉलिड कोन है और एक हॉलो कोन है। तो सॉलिड कोन ये है, ये इसकी रेडियस r है और इसकी जो हाइट है दैट इज h, और हॉलो कोन ये है और इसकी भी हाइट h है और ये रेडियस r है। अब हॉलो में फिर मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूं कि नीचे से खुला है, ये ढक्कन नहीं है, नीचे ओपन। ये सॉलिड में तो कहने की जरूरत नहीं, नीचे से लेकर ऊपर तक भरा होगा, यानी वो बर्थडे पे आप छोटे बच्चे होंगे जब बर्थडे मनाते होंगे तो वो कैप नहीं आती थी, हैप्पी बर्थडे टू यू वाली, वो वाली कैप है, नीचे से खुला है। अगर नीचे से ढक्कन लगा दिया, सर्कुलर डिस्क लगा दी, तो सवाल बदल जाएगा, ध्यान रखना, फिर वो एक एक्स्ट्रा मास और आ जाएगा, ठीक है, तो अलग क्वेश्चन बन जाएगा। नाउ इसका आप देख रहे हैं सिमेट्री इस प्लेन में होगी, यहां से प्लेन जो गुजर रहा होगा और यहां से गुजर रहा होगा, तो सिमेट्री अगर इसी पे है तो सेंटर मास इसी पर होगा यहाँ पे, और इसका भी यहाँ पे, ठीक है, CM और CM, ठीक है। अब देखिए ये है एक का जो हाइट होती है, सिमेट्री ये है तो ये यहां से हाइट एक की ये आएगी और एक की ये आएगी। अब आप बताइए सॉलिड कोन और हॉलो कोन में सेंटर मास किसका बेस से करीब होगा? बेस से करीब,
किसका बेस के करीब होगा? भाई सॉलिड कोन में मास यहां से यहां तक भरा हुआ है, जबकि हॉलो में केवल सरफेस पे होगा। तो सेंटर ऑफ मास किसका बेस के ज्यादा करीब होगा? सॉलिड का, है ना, सॉलिड का बेस के ज्यादा करीब होगा। तो अब मैं दो आपको वैल्यू दे रहा हूं, यानी इसका सेंटर मास पास आएगा। एक वैल्यू है h/3 और एक है h/4। तो h/3 बड़ा है कि छोटा है? बोलो। अब कुछ बच्चों को लग रहा है सर ये छोटा है और ये बड़ा है, ये सर छोटा है ये बड़ा है, क्योंकि सर इसमें 3 आ रहा है इसमें 4 आ रहा है, 3 छोटा होता है। अब ऑफलाइन क्लास नहीं है, नहीं तो ऑफलाइन में यही बच्चा बोलता है, आधी जनता यही बोलती है सर h/3 छोटा है और h/4 बड़ा है। तो बताता बोले सर 3 छोटा है और 4 बड़ा है। आप में से तो नहीं है ऐसे कोई? ठीक है, तो h/3 बड़ा है, तो h/3 किसके लिए जाएगा? h/3 किसके लिए जाएगा? इसके लिए, इसके लिए? h/3 हॉलो के लिए h/3 बड़ा है ना, h/3 बड़ा है, हॉलो का सेंटर मास दूर होगा क्योंकि मास दूर है, और ये फिर कितना हो जाएगा? h/4। ऐसे फिगर याद रखो और उसमें फिर रिलेट कर लेना कंफ्यूजन हो तो, कि दूर किसका होगा। मेरे ख्याल से अब इसमें भी किसी को दिक्कत हो रही हो कि सर ये दूर कैसे बता देते हो, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो कुछ चीजें भैया ऐसी है, कॉमन सेंस वाली है, कि जिसका फील आपको मन में आ रहा हो कि हाँ इसका मास यहाँ से यहाँ तक भरा है तो सेंटर मास ज्यादा करीब होगा, इसका केवल सरफेस पे होगा इसलिए दूर। अब ये एक ऐसी चीज है कि जिसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस आपका काम करेगा। अब ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है समझ में सर, वो फील नहीं आ रहा है, तो ऐसा थोड़ी कि पकड़ के सर हिलाया, बोले हिला दिया, बोले अब आया, तो वो कोई ऐसा तो है नहीं पुराने टाइम में स्कूटर को स्टार्ट करना है तो ऐसे झुकाया और वो स्टार्ट नहीं होता तो झुकाया और फिर वो किक मारी चालू हो जाता। तो ऐसे नहीं कि सर हिलाया आगे, ये तो कॉमन सेंस की बात है। ये आपको समझ में आना चाहिए कि सॉलिड में पूरा मास बेस के ज्यादा करीब है, ज्यादातर का मास, और इसका पूरा सरफेस पे है तो दूर है, तो इसलिए सेंटर मास दूर होगा। तो दूर में h/3 इसका और h/4 इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्टली फॉर्मूले यहां तक हो गए। अब इसमें एक और मैं बता देता हूं आपको, एक और बता देता हूं, ये मिटा रहा हूं मैं। नोट कर लिया हो तो, नहीं नोट नहीं किया तो अभी कर लो नोट, स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ट्राइंगुलर प्लेट का और बता देता हूं। ट्राइंगुलर प्लेट में कोई भी प्लेट हो, उसके जो मीडियन होते हैं उनके इंटरसेक्ट जहां होता है उस पे होता है वैसे तो, ठीक है। लेकिन आपके सामने दो पॉसिबिलिटी आएंगी यूजुअली, एक इक्विलेटरल की और या फिर आइसोसलस की आएगी जो पॉसिबिलिटी, ठीक है। स्केलेन की नहीं आएगी। स्केलेन मतलब समझते हैं, यानी जिसकी तीनों साइड बराबर ना हो, ठीक है। ये आप नोट करो, पहले मैं मिटाता हूँ फिर लिखता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, तो 15वां हो गया ट्राइंगुलर प्लेट। तो ट्राइंगुलर प्लेट मैंने जनरल लिखा है, कैसी भी प्लेट हो, कैसी भी प्लेट हो, इट इज ट्रू इन जनरल, ठीक है। तो किसी भी प्लेट के लिए जो CM लाइज ऑन एंगुलर बाइसेक्टर on intersection of CM lies on intersection point of angular bisectors, एंगुलर बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पे होगा, कैसी भी प्लेट हो, कैसी भी प्लेट। अब जैसे ये है, जरूरी नहीं ये आइसोसलस ही हो, या जरूरी नहीं ये इक्विलेटरल ही हो, तीनों साइड बराबर अनइक्वल कैसी भी हो चलेगा। तो एंगुलर बाइसेक्टर का मतलब जैसे यहां से एक लाइन आ रही है ऐसे, यहाँ इसका एंगल है, इसका बाइसेक्टर एक ऐसे जा रही है और ऐसे ही यहां से एक ये, तीनों साइड भले ही अलग अलग हो, बराबर ना भी हो, तो एंगुलर बाइसेक्टर यानी इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला इसको और इसको, तो ये यहाँ पे होगा, ये सेंटर ऑफ मास हो गया,
ये सेंटर ऑफ मास हो गया जो इनके एंगुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे होगा। अब इसमें दो स्पेशल केस ले लेते हैं। स्पेशल केस में पहला इक्विलेटरल, इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड बराबर, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्लेट। तो अब क्योंकि तीनों साइड बराबर है तो इसमें तो सिमेट्री भी काम करेगी। सिमेट्री तो हमने इसमें भी यूज की है, क्योंकि जो एंगुलर बाइसेक्टर है वो इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करेगा, ये वाला इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा और ये वाला भी इसको दो पार्ट में, इसलिए सिमेट्री तो अभी इसमें भी है। तो आइसोसलस में क्या होता है, ये साइड मान लो एल है, एल है, एल है, तो ये जो मीडियन है या एंगुलर बाइसेक्टर है ये है और इसमें ये है। तो ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट के बारे में मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ, ये सीएम है, ये एल 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 तीनों साइड की लेंथ, ठीक है। तो ये जो हाइट आती है ये इधर से, और या फिर इसके वर्टेक्स से ये वाला डिस्टेंस, ये वर्टेक्स से इधर वाला जो डिस्टेंस है ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ये सेंटर मास यहाँ है, तो ये वर्टेक्स से ये सेंटर का जो डिस्टेंस होता था, याद होगा आपको, मैंने जब मैथ्स पढ़ाया था तब भी बताया था कि साइड की जो लेंथ होती है उसका 1/√3 होता है। कितना? 1/√3 होता है साइड की जो लेंथ होती है। एक कॉर्नर से या एक वर्टेक्स से सेंटर का डिस्टेंस साइड की लेंथ का 1/√3 होता है। और इधर से देखेंगे तो ये इस वाले का आधा होता है, ये इस वाले का आधा होता है, यानी L/√3 का आधा, यानी 2√3। इधर से L/2√3, ठीक है, इधर से L/2√3। क्योंकि आपको मैंने ये बात भी बताई थी कि ये जो पॉइंट होता है ये एंगुलर बाइसेक्टर को, ये पॉइंट 2:1 के रेशियो में बांटता है, 2:1 के रेशियो में बांटता है। साइड की लेंथ का 1/√3 इधर से, या इधर से देखेंगे तो साइड की लेंथ का 1/√3 इधर से, या इस कॉर्नर से देखेंगे तो साइड की लेंथ का 1/√3 इधर से, और इधर से देखोगे ये इधर से तो ये इसका आधा आ जाएगा, यानी इस वाले का आधा। तो आधा ही कर दिया, 2 का फैक्टर नीचे लिखा है मैंने, ठीक है। ये तो हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्लेट का। अगर इसमें आइसोसलेस है, आइसोसलेस मतलब दोनों साइड बराबर, दो साइड बराबर हो, तीन में से दो साइड बराबर हो, ठीक है। और आपने कहा अगर तीनों बराबर नहीं हो, स्केलिंग कहते हैं या हिंदी में विषम बाहु कहते हैं हिंदी में, तो ये उसी के लिए मैंने बताया कि अगर तीनों साइड बराबर नहीं हो तो एंगुलर बाइसेक्टर पे आता है, फिर उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, बस कभी जरूरत पड़ेगी भी नहीं जहां तक मुझे लगता है, लेकिन फिर भी बता दिया, ऊपर लिख ही दिया, इसलिए जनरल किसी भी तरह की प्लेट के लिए। इसी में दो केस 15 वाले में, पहला इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्लेट और दूसरा मैं बता रहा हूं आइसोसलस। आइसोसलस मतलब दोनों साइड, तीन में से दो साइड बराबर। तो आइसोसलस ट्रायंगुलर प्लेट, तो अब इसमें दो साइड बराबर होंगी। मान लो ये दो साइड बराबर है, ये वाली और ये वाली बराबर है मान के चलिए। इसकी साइड की लेंथ L है और इसकी भी L है, तो ये दोनों साइड बराबर है, तो ये वाला इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये एंगल ये भी बराबर होंगे, है ना। तो सिमेट्री जो आएगी वो इस लाइन के अबाउट आएगी। ये जो लाइन है सिमेट्री आएगी जो इसको दो हाफ में डिवाइड करेगी आइसोसलस में। ये नीचे की साइड क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दो साइड बराबर दे रखी है तो वही मेंशन की है, और ये ट्रायंगल एंगल भी बराबर होंगे, तो ये इस तरह से एक लाइन हमको मिल जाएगी सिमेट्री वाली। और मान के चलिए ये हाइट आपको पता है, क्वेश्चन में देगा वैसे, ये हाइट h है, हाइट है। अब ये क्योंकि बीच से खींचा है तो ये एंगल भी आप देखेंगे 90 आएगा। तो अब क्योंकि सिमेट्री यहाँ पे है, तो सिमेट्री है तो ये यहाँ पर सेंटर ऑफ मास इसका आएगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आ जाएगा इसी लाइन पे। ये हाइट h है तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस हमको यहाँ पे लिखना होगा। तो ये जो डिस्टेंस आता है यहाँ से, ये वाला इधर से, ये h/3 आता है, ध्यान रखिएगा कितना आता है, h/3 इधर से। तो इधर से अगर देखा जाए तो फिर ये फिर आपका 2h/3 हो जाएगा, इधर से 2h/3 और इधर से h/3। ये सारे फॉर्मूले यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। टाइम खत्म हो रहा है, फिर से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, इधर से h/3 और इधर से 2h/3 फॉर्मूले यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम